हेलो गुड इवनिंग साथियों, आप सभी लोगों को एक बार फिर से टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जैसे आपने थंबनेल में देख लिया है, हम मिडेवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास को शुरू करने जा वाले हैं। देखिए, इससे पहले हमने हिस्ट्री हिस्ट्री देखिए, हम पहले देख लेते हैं कि आज का सेशन जो हर एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनडीए सीडीएस एयरफोर्स नेवी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी के कोई भी कैटेगरी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ स्टेनो, ठीक है, या एमटीएस जीडी, ठीक है, या सीएचएसएल, या आप रेलवे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या भारत के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे जीके आता है, वहाँ के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा आज का सेशन। देखिए, आज क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आप टारगेट स्टडी एग्जाम 100 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपकी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री पहले हम पढ़ चुके हैं क्या, तो हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री एक ग्रीक भाषा है, यानी यूनानी भाषा से लिया गया है हिस्ट्री को। हिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है? जैसे हर चीज़ का एक पिता होता है, जैसे हमारे पहले भी हमारे पिता हुआ करता है, उसके पहले भी एक पिता हुआ करता है। तो हिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है? तो हिस्ट्री के पिता, सबसे पहले लोग हिस्ट्री पढ़ा देते हैं, पर आपको ये नहीं बताते हैं कि हिस्ट्री आखिर है क्या। इस हिस्ट्री मतलब होता है पास्ट की चीज़ें। जैसे मैंने कल खाना खाया था, मैं 1 महीने पहले नानी के घर गया था, तो ये क्या हो गया हमारा पास्ट। पास्ट मतलब क्या है? हिस्ट्री, ठीक है। और मैं जाऊँगा, ये मेरा भविष्य होगा, ठीक है। जो पास्ट में चीज़ें घटित हो चुकी होती है, उसे कहते हैं हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, हिस्ट्री हम 3 भागों में बाँट के पढ़ते हैं। एक है एंसेंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास कहाँ से शुरू हुआ था, ये तो हमें नहीं मालूम है, या किसी को नहीं मालूम है कब से शुरू हुआ था। लेकिन एक अंतिम बिंदु माना जाता है, प्राचीन इतिहास खत्म कहाँ पे हुआ था, तो वो 712 ईस्वी में खत्म हुआ था, ठीक है। तो एंसेंट हिस्ट्री को 712 ईस्वी में, ठीक है। और फिर मध्यकालीन इतिहास यानी मध्यकालीन इतिहास मतलब मिडेवल हिस्ट्री कब से कहाँ से शुरू हुआ था, तो मिडेवल हिस्ट्री हुआ था जहाँ पे एंसेंट हिस्ट्री खत्म हुआ था, वहाँ से मिडेवल चालू होगा 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक, ठीक है। इसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री। तीसरे भाग में हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब होता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत कहाँ से शुरू होता है, तो वो आधुनिक इतिहास होता है 707 ईस्वी से 1707 ईस्वी से 1947 तक, ठीक है। तो हम ये पार्ट कवर कर चुके हैं, हमने अपने चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कवर कर दिया है। चाहे वो आधे घंटे की सेशन से लेकर के आधे घंटे की से 10 सेशन से मैं 10 या 12 सेशन में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त किया है। फिर मैंने एक पूरा मैराथन लगा के 1.5 घंटे की मैराथन में मैंने पूरा कोशिश किया है पूरा कि मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाए। तो ऐसे मैंने 3 सेशन लगाया है मॉडर्न हिस्ट्री का। 3 सेशन में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा समाप्त कर दिया है 1857 से लेकर के 1950 तक, ठीक है। आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा उसको, ठीक है। फिर अब हम पीछे से जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास मैंने 712 से लेकर 1707 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आज हमारा पहला टॉपिक है, वो क्या है, देखिए मध्यकालीन इतिहास कहाँ से वो शुरू होता है, तो मध्यकालीन इतिहास होता है 712 पे, जैसे ही मतलब एंसेंट हिस्ट्री कहाँ समाप्त होता है, उसके बाद शुरू होता है मध्यकालीन इतिहास यानी मिडेवल हिस्ट्री, ठीक है। तो मिडेवल हिस्ट्री शुरू होता है 712 ईस्वी में। तो मिडेवल हिस्ट्री जब शुरू हुआ था, मतलब माना जाता है पहले अरबों ने आक्रमण नहीं किया था, ठीक है। तो आता है कि भारत पर मतलब विदेशी कब्जा नहीं हुआ था। 712 ईस्वी से पहले भारत पर कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ था। कोई विदेशी शासक भारत में आके मतलब अपना शासन सत्ता नहीं चलाया था 712 से पहले, ठीक है। 712 में पहला विदेशी आक्रमण करता है, तो वो कौन है? तो कभी-कभी क्वेश्चन आता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो मतलब शासक, पहला जो मतलब विदेशी था, वो कौन था? तो वो हो जाएगा, कौन था? तो वो हो जाएगा पहला अरब आक्रमणकारी था, तो वो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? तो वो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी आ जाता है कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण जो किया था वो किस जाति से, कहाँ से आया था? तो वो आया था अरब से आया था। और क्वेश्चन आता है वो कौन से जाति से बिलोंग करते हैं? तो दे देता है ईरानी, तुरानी, फ्रांसीसी या अंग्रेजी, या आपको अरेबियन दे देगा, तो उसमें से टिक करना है आपके अरब से, ठीक है। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो वो हो जाए विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो वो हो जाएगा अरब। अरबों में कौन था? तो पहला आक्रमण, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण जो किया था वो कौन हो जाएगा?
तो वो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ से आया था? अरब प्रांत से आया था। मैं हिस्ट्री को पढ़ाऊंगा नहीं, आपके मतलब जहन तक उतार दूंगा। इसके बाद आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो और चाहे इसके बाद मैं एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करूंगा। एंशिएंट हिस्ट्री को जैसे मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ऐसे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, वो भी जहन में उतार दूंगा। उसके बाद हम फिर से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे और भी जो तो जहान से, ठीक है, और भी ज़्यादा कोशिश करेंगे आपके जहन में उतारने की मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। पूरा हिस्ट्री कवर करेंगे, फिर पॉलिटी का एक सेशन लाएंगे, उसमें 4-5 घंटे में पूरा पॉलिटी पढ़ा देंगे। फिर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे लास्ट में, क्योंकि ज्योग्राफी में पोर्शन थोड़ा लंबा होता है। फिर मैथ लेके और इंग्लिश लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहला जो अरब आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? तो अरब से आया था। कब आक्रमण किया था? तो वो 712 ईस्वी में किया था। और ये कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम जो आक्रमण किया था वो आया था अरब से, ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन कासिम के किसके कमांडर थे? मतलब मोहम्मद बिन कासिम किसी के तो सेनापति था ना, तो ये था अल हजाज। अरब के राजा कौन था? तो वो हो जाएगा अल हजाज। अल हजाज था अरब का राजा, और अल हजाज का कमांडर यानी सेनापति कौन था? तो अरब अल हजाज का सेनापति था कासिम, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम था। और इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण किया था, तो वो कहाँ पे आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध प्रांत में आक्रमण किया था। सिंध प्रांत में किस राजा के ऊपर आक्रमण किया था? तो ये हो जाएगा भारत का अंतिम ब्राह्मण हिंदू शासक। तो वो कौन था? तो वो शासक था कौन था? तो वो शासक था आपके राजा दाहिर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि वह कौन सा भारत का अंतिम हिंदू राजा था जिस पर मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किया था? तो वो 712 ईस्वी में राजा दाहिर सिंध प्रांत का राजा था। इस पर 712 ईस्वी में अल हजाज के कहने पर मोहम्मद बिन कासिम ने ये आक्रमण किया था, ये राजा दाहिर के ऊपर, ठीक है। इसमें क्या होता है? राजा दाहिर को ये हरा देता है और अब फिर भारत पर पहला अरब शासक बन जाता है। भारत पर पहला अरब शासक बन जाता है। अरब शासक कौन बन जाता है? तो भारत पर पहला अरब शासक बन जाता है मोहम्मद बिन कासिम। 712 एडी में भारत का पहला शासक बन जाता है। भारत का पहला अरब मुस्लिम शासक कौन बन जाता है? मतलब कहने का मतलब है भारत का पहला अरब मुस्लिम, ठीक है, अरब मुस्लिम शासक कौन बन जाता है? तो वो मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि उन्होंने सिंध प्रांत का अंतिम हिंदू राजा जो राजा ताहिर था उसको हत्या कर दी थी उसकी, ठीक है, मतलब युद्ध में हरा के उसकी हत्या कर दी थी। और राजा दाहिर की ये भी पूछा जाता है, राजा दाहिर की 2 पुत्रियां थी, वो कौन कौन सी थी? तो एक थी सूर्या देवी और दूसरी थी निर्मला देवी, ठीक है। तो राजा दाहिर की 2 पुत्रियां थी, ये थी कौन थी? सूर्या देवी और निर्मला देवी। अब देखिए, अगर किसी के राज्य में कोई अटैक करता है, ठीक है, तो क्या होता है वो उसका अगर राजा को वो मार देता है, ठीक है, कहने का मतलब है युद्ध में अगर राजा मर जाता है तो सेना वैसे ही उसी के हवाले हो जाता है कि वो चाहे मार दे या उसके साथ में रहे। तो जब राजा दाहिर की हत्या मोहम्मद बिन कासिम ने कर दिया था, तो उसके बाद राजा दाहिर की जो संपत्तियां थी, जो शासन था, जो राज्य था, वो पूरा मोहम्मद बिन कासिम का हो चुका था। तो जो 2 पुत्रियां थी, अब वो पुत्रियां भी कहीं ना कहीं उनके गुलाम हो चुका था, ठीक है। किसके गुलाम हो चुका था? मोहम्मद बिन कासिम की, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम इन 2 पुत्रियों की क्वेश्चन पूछता है, एनडीए यूपीएससी या एसएससी भी क्वेश्चन पूछता है, रेलवे बैंक भी पूछता है कि जो राजा दाहिर की 2 पुत्रियां कौन कौन सी थी? तो वो सूर्या देवी, निर्मला देवी। तो अब ये क्या करते हैं, इन दोनों पुत्रियों को भेज देता है कहाँ पे? अल हजाज के पास, यानी मेरा अरब प्रांत में भेज देता है। क्यों भेजता है? क्योंकि अल हजाज के 2 पुत्र थे, उनसे विवाह करवाने के लिए राजा दाहिर की 2 पुत्रियों को भेज देता है अरब प्रांत में। अल हजाज के 2 पुत्र थे, उस पुत्र के साथ विवाह करवाने के लिए, ठीक है, भेज देते हैं। ये कहाँ पे? अरब प्रांत में, ठीक है। इसके बाद अब शुरू होता है मोहम्मद बिन कासिम की पूरी हिस्ट्री शुरू होगा। तो ठीक है, इसको एक बार मिटा देता हूँ, फिर आपको मोहम्मद बिन कासिम की पूरी गाथा सुनाता हूँ। ये तो एक मतलब पूरा आपको समझाने का प्रयास था पीछे के बैकग्राउंड, ठीक है, कि कैसे कैसे भारत पर पहला अरब मुस्लिम आक्रमण हुआ था, किसने किया था, किस सन में किया था, कैसे किया था। तो एक गाथा था, ठीक है। तो एक बार फिर से गो थ्रू कर देता हूँ
कि वो क्या है कि भारत पर पहला मुस्लिम अरब आक्रमणकारी कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में वह भारत के सिंध प्रांत के अंतिम ब्राह्मण राजा था। वो कौन था, तो राजा दाहिर, उस पर आक्रमण करके उसके राज्य को हड़प लिया था और उसकी 2 पुत्रियाँ जो थी, उन दोनों पुत्रियों को अल हज्जाज के पास भेज दिया था। अल हज्जाज कौन था, तो अल हज्जाज था मोहम्मद बिन कासिम के राजा था, मोहम्मद बिन कासिम का राजा था। अल हज्जाज के कमांडर कौन था, तो पूछा जाता है अल हज्जाज के कमांडर कौन है, तो अल हज्जाज के कमांडर ही है मोहम्मद बिन कासिम। वो अल हज्जाज के कहने पे उसने भारत पर आक्रमण किया और राजा दाहिर की हत्या कर दिया। राजा दाहिर की संपत्ति तथा उसके शासन को, सत्ता को हड़प लिया और वह राजा बन गया, वहाँ का शासक बन गया। और जब राजा वहाँ के शासक बन गया तो उसके बाद राजा दाहिर की जो पुत्रियाँ थी, सूर्या देवी और निर्मला देवी, उसको अल हज्जाज के पास भेज दिया। अल हज्जाज के 2 पुत्र थे, उनसे विवाह करवाने के लिए, ठीक है। तो आपके चहन तक ना उतार दिया तो मेरा नाम भी राज नहीं है, ठीक है। आपके चहन तक हिस्ट्री को उतार देंगे। हर शाम 6:30 बजे खाली आपका एक कर्तव्य है कि यू टारगेट स्टडी एग्जाम 100 की यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना, और बाकी काम मेरा है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करवानी। हिस्ट्री आज से पहले ऐसे आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। हैंड राइटिंग, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टा आईडी राज के 857 पे मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल टारगेट स्टडी एग्जाम 100 सर्च करेंगे तो सेम लोगों का मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन शुरू होता है मोहम्मद बिन कासिम फिर शुरू होता है मोहम्मद बिन कासिम का शासन। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध का राजा बन गया था, सिंध का शासक। ये शासक बनते ही देखिए, पहले का राजा क्या होता था, जैसे ही वहाँ किसी राज्य को हड़प लेता था, राज्य के शासक बन जाता, तो वो पहले अपने नाम का सिक्का चलाता है, फिर वो दुनियादारी बाद में देखता है। पहले वो सोचता है कि हमारे नाम का क्या होना चाहिए, तो राजा दाहिर जो सिक्का चलाता था उसको हटा के वो पहले ही अपना सिक्का चलाया था। तो वो पहला मोहम्मद बिन कासिम ने अपना जो सिक्का चलाया था वो कौन सा था, क्वेश्चन पूछता है तो वो हो जाएगा गोल्डन गोल्डन कॉइन, ठीक है। कभी पूछता है कि गोल्डन कॉइन किसने चलाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया था। वो गोल्डन कॉइन नाम के सिक्का चलाया था। इस गोल्डन कॉइन को ही दिरहम सिक्का भी कहते हैं, दिरहम सिक्का, ठीक है, दिरहम सिक्के भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है दिरहम सिक्के या गोल्डन कॉइन सबसे पहले किसने चलाया था, तो अल हजाज के सेनापति यानी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जब सिंध प्रांत का राजा बन गया था, तब उन्होंने पहला सिक्का चलाया था। वो कौन सा, गोल्डन कॉइन, दिरहम सिक्का। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि भारत में खजूर की खेती सर्वप्रथम किसने शुरू किया, तो खजूर की खेती ये भी कौन लेके आया था, खजूर की खेती ये भी लेके आया था, यही मोहम्मद बिन कासिम लेके आया था। क्योंकि अरब में पहले खजूर पाए जाते थे। खजूर की खेती रेगिस्तान में होता उधर ही, और भारत में नहीं होता था पहले। तो सर्वप्रथम खजूर की खेती कौन लेके आया था, तो ये भी लेके आया था मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद ये क्या लेके आया था, अरबी घोड़ा लेके आया था, अरबी घोड़ा। देखिए पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ पे जो राजा महाराजाएं थी, उनके पास ये माना जाता था कि जिसके पास ज़्यादा हाथियाँ होंगी वो राजा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर कोई राजा युद्ध में जा रहा है तो वो अगर हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, मान लीजिए वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, तो वो तीर बाण से हाथी के ऊपर से मारता रहेगा, और नीचे जो सेना लड़ाई कर रही है उसका तीर या भाला उस राजा तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि एक तो वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, और नीचे हाथी के नीचे जो आएगा, हाथी सूंड से भी एक को पेलेगा और दो टांगों से भी दबाते हुए जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये है कि हाथी के निकट आने की किसी के साहस नहीं है, तो जो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है उसको नहीं मार सकता, वो ऊपर से सबको मार सकता है, ठीक है। इसलिए माना जाता था कि पहले प्राचीन समय में भारत में जिस राजा के पास जितनी ज़्यादा हाथियाँ होती थी, वो राजा उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। लेकिन अब वो दौर बदल चुका है, जैसे धीरे-धीरे ज़माना बदलता है वैसे-वैसे दौर बदलता गया है। अब जब पहला अरबियों ने आक्रमण किया तो अरबी क्या लेके आए थे? अरबी लेके आए थे, घोड़े लेके आए थे। देखिए घोड़े लेके आए थे तो अब कहीं न कहीं हाथी वीक पड़ने लगा, क्योंकि देखिए जहाँ पे घोड़ा 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करता है, 1 घंटे में अगर मान लीजिए हम 1 घंटे में मान लीजिए घोड़ा 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करता है, वहाँ पे हाथी 1 घंटे में आधा किलो का डिस्टेंस भी तय नहीं कर पाएगा, ठीक है। 1 घंटे में जहाँ पे 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा घोड़ा, वहाँ पे हाथी 1 किलोमीटर का भी डिस्टेंस तय नहीं कर पाएगा। तो कहीं न कहीं अब हाथी को वीक पड़ गया था और घोड़े आगे निकल रहा था, ठीक है।
तो इसके बाद अरबों क्वेश्चन आता है कि भारत में घोड़ों की मतलब पैदावार कब शुरू हुआ, तो अरब लेके आए थे, अरब देश से लेके आए थे घोड़े। और घोड़े को कौन लाया, तो अरबी घोड़ा लेके आए थे, तो वो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, तो देखिए इसके बाद भी अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि जो आप देखते हैं हर एग्जाम, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, आज चाहे स्टेट पीएससी का एग्जाम हो, या आपके पास पुलिस यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस हो, या एसएससी हो, या बैंक हो, रेलवे हो, या एनडीए सीडीएस हो, हर एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है जजिया कर के बारे में कि जजिया आखिरी में है क्या। हर टीचर पढ़ा देता है जजिया कर को मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था, सर्वप्रथम अकबर ने समाप्त किया था। लेकिन क्या आपको आज तक पढ़ाया गया है कि जजिया कर आखिर है क्या, जजिया कर क्या है? तो जजिया कर है नॉन मुस्लिम कर, मतलब जो मुस्लिम नहीं है उस पर लगाए जाने वाला कर। कहने का मतलब है जब मोहम्मद बिन कासिम से पहले भारत का राजा भारत का राजा कौन था, तो वो हो जाएगा हिंदू राजा था, वो राजा दाहिर था। तो हिंदू राजा था तो उसको धर्म से कोई आपत्ति नहीं थी, जो जैसा धर्म अपनाए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अरबियों ने आक्रमण किया उसके बाद मुस्लिम वो शासक बन गया, तो अब वो अपना रूल बनाया कि भारत में जो भी हिंदू है वो अगर हिंदू बन के रहना चाहते हैं तो उसको टैक्स देना होगा, तो उस टैक्स को ही जजिया कर कहा जाता है। लेकिन उसमें भी एक आपत्ति रखी कि अगर कोई हिंदू मुस्लिम बनना चाहता है, तो अगर वो कोई हिंदू अपने धर्म को ट्रांसफर करके मुस्लिम धर्म में आ जाता है तो उसको जजिया कर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जजिया कर नॉन मुस्लिम कर है। ठीक है, जजिया कर लिख देता हूँ, जो जजिया कर है, जजिया कर, जजिया कर एक नॉन मुस्लिम कर है, नॉन मुस्लिम टैक्स। ठीक है, जजिया कर एक है नॉन मुस्लिम टैक्स, मतलब सिर्फ ये हिंदुओं से लिया जाता था। अगर कोई हिंदू धर्म चेंज करता है तो उससे भी नहीं लिया जाएगा, अगर कोई मतलब मुस्लिम से भी नहीं लिया जाएगा, सिर्फ हिंदुओं से लिया जाएगा। लेकिन इन्होंने कुछ छूट दिया था, अगर कोई सरकार कोई मतलब प्लान लेके आता है तो उस प्लान में छूट भी दिया जाता है। जैसे भारत में है कि एग्जाम में एसटी एससी वर्गों को छूट दिया जाता है, रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो उस समय राजा महाराजाओं के समय में भी दिया जाता था। ठीक है, तो वो क्या है, जो जजिया कर लाया था वो उसमें तो दिया था कि जो मुस्लिमों को छूट दिया था और हिंदुओं को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन हिंदुओं में भी छूट दिया। उन्होंने क्या किया, 3 कैटेगरी रखा। एक है उन्होंने महिलाओं को छूट दिया, महिलाओं को जजिया कर नहीं देना पड़ेगा। फिर दूसरा दिया था विकलांग, विकलांग लोगों को भी जजिया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और तीसरा है ब्राह्मण। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महिलाओं पर जजिया कर ना लगाने वाला शासक कौन हो जाएगा, तो वो मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। महिलाओं पर जजिया कर उसने शुरू किया हिंदुओं के लिए, लेकिन उन्होंने उसमें कुछ छूट दिया, तो वो छूट क्या था, जजिया कर महिलाओं पे नहीं लगेगा, विकलांग लोगों पे नहीं लगेगा, और किस पे नहीं लगेगा, तो और हो जाएगा ब्राह्मणों पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये था जजिया कर की हिस्ट्री। सर्वप्रथम 712 ईस्वी में जजिया कर को स्टार्ट किया था किसने, भारत में जजिया कर को स्टार्ट किया था 712 ईस्वी में। कौन, तो वो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसके बाद आता है एक क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम कि ब्राह्मणों पर, अब आता है ब्राह्मणों की बारी, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने तो छोड़ दिया था ब्राह्मणों को, मुस्लिमों को, ब्राह्मणों को, महिलाओं को और विकलांग लोगों को, लेकिन इसके बाद आता है कि कोई क्रूर शासक तो आएगा ही आएगा। तो अब कौन शासक आया जो ब्राह्मणों के ऊपर भी लगा दिया जजिया कर, कि अब ब्राह्मण लोगों को भी मंदिर में जाने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो जजिया कर लगा दिया ब्राह्मणों पर भी। तो अब ब्राह्मणों पर लगा दिया, तो वो कौन लगा दिया था, तो ये लगा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन हो जाएगा, तो वो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसके बाद आता है कि जजिया कर अब किसी राजा को अच्छा लगेगा, किसी राजा को खराब लगेगा, तो अब क्वेश्चन आता है जजिया कर को समाप्त किसने किया, तो जजिया कर को अब समाप्त किया था, समाप्त किसने किया था, तो समाप्त किया था अकबर ने। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि जजिया कर को स्टार्ट किसने किया था, तो 712 ईस्वी में पहला अरब मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था।
उन्होंने कुछ छोड़ दिया था कि विकलांग लोगों पे, महिलाओं पे और ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लिया जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम किसने लगाया जजिया कर, तो वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। फिर अब क्वेश्चन आता है कि जजिया कर को वो समाप्त करने वाला शासक कौन हो जाएगा, तो बस जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक हो जाएगा अकबर, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि दोबारा जजिया कर को स्टार्ट करने वाला शासक कौन हो जाएगा, तो फिर से मतलब दोबारा जजिया कर को कौन भारत में अप्लाई किया, तो जजिया कर को दोबारा शुरू किसने करवाया, तो सबसे पूर्व शासक औरंगजेब ने इसका फिर से औरंगजेब ने इसको फिर से चालू करवाया, ठीक है। तो जजिया कर को फिर से कौन चालू करवाता है, तो वो हो जाएगा औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब अकबर ने समाप्त किया, लेकिन औरंगजेब ने दोबारा स्टार्ट कर दिया जजिया कर को, ठीक है। इसके बाद आता है कि अब भारत में एकदम पूर्णतः समाप्त कौन कर दिया, कि इसके बाद अब जजिया कर को लगा ही नहीं सकता, ऐसा कौन शासक है, ठीक है। आज के समय में जैसे कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट कोई प्लान लेके आता है, दूसरा गवर्नमेंट उसको बंद कर देता है, ठीक है। जैसे आज बीजेपी लेके आएगा, कल कांग्रेस का गवर्नमेंट आएगा तो वो बंद कर देगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। फिर कल बीजेपी आएगा, वो फिर से लागू कर देगा। फिर कांग्रेस आएगा तो कांग्रेस कहेगा, फिर अगर मैं चला गया तो फिर ये लगाएगा। तो कांग्रेस अब उस पर मोहर मार देगा, सरकारी मोहर, की अब इस टैक्स को लगा ही नहीं सकता, इस प्लान को अब अप्लाई नहीं कर सकता। तो वही हुआ, पूर्णतः समाप्त किसने किया, तो भारत से पूर्णतः बैन कौन कर दिया जजिया कर को, तो वो हो जाएगा कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने भारत में जजिया कर को टोटली बंद कर दिया, ठीक है, एकदम समाप्त कर दिया, जड़ से समाप्त कर दिया। तो ठीक है, तो एक बार फिर से मैं गो थ्रू कर देता हूँ, क्योंकि हर एग्जाम यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है जजिया कर से। जजिया कर एक पहला है, नॉन मुस्लिम कर है, हिंदुओं पर लगाए जाने वाला कर है। अगर कोई हिंदू मुस्लिम धर्म में ट्रांसफर हो जाता है तो उस पर भी जजिया कर नहीं लगेगा, लेकिन हिंदू बने रहने के लिए उसको टैक्स देना होगा, तो वो है जजिया कर, ठीक है। लेकिन सर्वप्रथम शुरू किसने किया था, तो वो किया था मोहम्मद शाह बोला हूँ, अरे मोहम्मद शाह बोल रहा हूँ, कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में जजिया कर को सर्वप्रथम भारत में लगाया था, ठीक है। लेकिन उन्होंने छूट दिया, जजिया कर में महिलाओं को, विकलांग लोगों को, ब्राह्मणों को छूट दिया था कि इनको ब्राह्मण इन लोगों को अपने जाति का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम किसने लगाया जजिया कर, तो ब्राह्मणों पर लगाया था, वो कौन था, ब्राह्मणों पर लगाने वाला शासक कौन था जजिया कर, तो वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भारत में जजिया कर को सर्वप्रथम समाप्त किसने किया था, तो वो हो जाएगा अकबर ने समाप्त किया था, अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। फिर क्वेश्चन आता है कि दोबारा जजिया कर को भारत में स्टार्ट करने वाला शासक कौन हो जाएगा, तो भारत में दोबारा जजिया कर को स्टार्ट करता है औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब भी एक क्रूर शासक है, उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी और अपने जो दो भाई थी, मतलब शासन के लोभ में राजा महाराजा कैसे लड़ते थे, पहले उनके पिता थे, तो वो मतलब उनको सहन नहीं हुआ कि पिता के बाद मैं राजा बनूंगा, तो सहन नहीं हुआ, उसने पिता को मार दिया, उसको सत्ता चाहिए था। फिर उसके बाद दो भाई था उसका, वो 3 भाई था, तो 3 में से वो बीच का था और दोनों तरफ 2 भाई थे, तो अपने बड़े भाई को राज्य मिलने वाला था, तो बड़े भाई को मार दिया, छोटे भाई को मार दिया, अकेला सत्ता संभाला। इतना लालची था औरंगजेब, जो अपने भाई को मार दे सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, अपने बाप को मार सकता है, ठीक है। तो फिर दोबारा जजिया कर कौन शुरू किया, तो दोबारा जजिया कर शुरू किया औरंगजेब ने, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि भारत से पूर्णतः बैन कौन कर दिया जजिया कर को, पूर्णतः समाप्त कौन कर दिया, तो वो हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला ने पूर्णतः समाप्त कर दिया भारत से जजिया कर। तो ये था जजिया कर का एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें तो एक ही क्वेश्चन आना चाहिए था कि खाली जजिया कर को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था, ठीक है, क्योंकि ये चल रहा है अरब का आक्रमण चल रहा है सेशन, ठीक है, और अरब के आक्रमण में चल रहा है मोहम्मद बिन कासिम का पार्ट चल रहा है, इसके बाद आएगा अफगानी का पार्ट चलेगा, अफगानी के बाद आ जाएगा मुगल, दिल्ली सल्तनत आ जाएगा, अगला सेशन होगा अफगानी के ऊपर, अफगानी के बाद तुरंत बाद आ जाएगा दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल शुरू हो जाएगा, फिर उधर मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एक जगह पे थोड़ा पढ़ा दिया तो आपको ध्यान रहेगा कि ये सब क्वेश्चन भी अब बार-बार आते हैं, तो ये जजिया कर से संबंधित है, इससे ज़्यादा जजिया कर से नहीं पूछता है, तो मैंने क्या किया एक जगह पे रख दिया लाके, ठीक है। तो अब अपने सेशन में आगे चलते हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत राज्य गद्दी संभाल लिया और उसको मरना भी है।
ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो भारत में आक्रमण किया था, अल हज्जाज के कहने पे ताहिर को मार के उनकी 2 पुत्रियों का विवाह करवा दिया था अल हज्जाज के 2 पुत्रों के साथ। तो फिर अब बारी आता है कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु, क्योंकि जिनका जन्म होता है उनका मृत्यु निश्चित होता है, ठीक है। अब वो किस कारण से होगा? जो जितना खराब काम करेगा उसको उसी तरीके से मारा जाएगा, जो जितना अच्छा काम करेगा उसको उस तरह से मारा जाएगा, ठीक है। उस तरह से मृत्यु होगी। तो ये कहीं अच्छा काम तो नहीं कर रहा था। तो अब क्या हुआ, एक गलत अफ़वाह पहुँचा अल हज्जाज के पास। अरब में जाके एक अफ़वाह पहुँचा अल हज्जाज के पास। अल हज्जाज, अल हज्जाज के बाद ये अल हज्जाज हो गया, ये हो गया मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो एक गलत अफ़वाह पहुँचा किसके पास? तो वो अल हज्जाज का कमांडर था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो अल हज्जाज के पास एक अफ़वाह पहुँचा कि जो उनके जो 2 पुत्र थे, उनके जो विवाह करवाया गया था 2 पुत्रियों के साथ, अब वो कहा 2 मतलब ताहिर की 2 पुत्रियों के साथ विवाह करवाया गया। तो गलत अफ़वाह फैलाया कि जो ये मोहम्मद बिन कासिम है, ये गलत हरकत कर रहे हैं इन 2 आपकी 2 बहुओं के साथ, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं सुन के अल हज्जाज को बहुत खराब लगा कि मेरा कमांडर होके, इतना वफ़ादार कमांडर होके, मेरे घर के अंदर मतलब मेरा नमक खाया और मेरे साथ नमक हरामी किया। तो वो तुरंत नोटिस पास करता है। वो क्या करता है? तुरंत ही नोटिस पास करता है कि मोहम्मद बिन कासिम तुम जहाँ पे हो, फरमान जारी करता है, फ़ौरन तुम कहाँ पहुँचो? तो अरब के दरबार में पहुँचो, अरब के दरबार में पहुँचो, ठीक है। तो जैसे ही मोहम्मद कासिम यह फरमान देखता है, वैसे ही वो तुरंत दरबार में पहुँचता है और मोहम्मद बिन कासिम पर अल हज्जाज ने क्या लगा दिया? कैपिटल पनिशमेंट। अल हज्जाज ने कैपिटल कैपिटल पनिशमेंट लगा दिया, ठीक है। तो अब जैसे ही दा किसी ये चाहे अल हज्जाज हो, जो कोई भी हो, उसको अगर किसी की बहू के बारे में कोई गलत सूचना मिलता है, तो वो कहीं न कहीं ससुर को खराब ही लगेगा, चाहे कोई भी हो, अल हज्जाज हो, कोई हो। तो जैसे ही अल हज्जाज ये सुनते हैं, तो वो तुरंत फरमान जारी करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम तुम जहाँ हो दरबार में पहुँचो। जैसे ही ये दरबार में पहुँचते हैं, वैसे ही अल हज्जाज इन पर क्या लगा देता है? तो कैपिटल पनिशमेंट लगा देता है। कैपिटल पनिशमेंट का दंड दे देता है। कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है कि मृत्यु दंड। तो मृत्यु दंड की सज़ा सुना देता है अल हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम पर, ठीक है। तो अब क्या होता है? तो तुरंत ही फांसी नहीं होता है, उनको को रखा जाता है, घर भेजा गया कि कल होगा तुम्हारा मृत्यु दंड, ठीक है। तो क्या हुआ? अल हज्जाज ये बात जानते थे कि मैं कभी भी ये मतलब इस असत्य को सत्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया? अपने मस्तक को कलाम किया, मस्तक को मतलब काट दिया, काट के मतलब एक थाली पे रख दिया और उसमें एक पत्र लिखा काटने से पहले कि महाराज मैं आपको मेरी बेगुनाही की सबूत तो मैं आपको नहीं दे सकता। आपको चाहे मैं जितना भी सबूत दे दूँ आपको झूठ ही लगेगा। तो ये मेरी मस्तक ही आपको बेगुनाही का सबूत देगा। तो ये जैसे ही राजा के पास पहुँचा, राजा पढ़ के भावुक हो गया कि हाँ, मोहम्मद बिन कासिम सही था। मैंने उस पर क कैपिटल पनिशमेंट लगा के गलत किया, ये सूचना गलत था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? अब वो मर गया तो अब सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो ऐसे ही 712 ईस्वी में याद रखिएगा, अब ये अरबों अरबों का शासन खत्म हो चुका था। अरबों का शासन खत्म हो चुका था। अब अगला एपिसोड देखने के लिए टारगेट हिस्ट्री एग्ज़ाम 100 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं अगर एक दिन में पढ़ा दूँ तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, आप नहीं देखेंगे। तो मैंने क्या किया, छोटे-छोटे टुकड़ों में आपको पढ़ाएँगे, जिससे कि आपको पूरा मतलब माइंड तक घुस जाएगा। म आपकी मतलब पूरा ज़हन तक घुस जाएगा, एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करके आएँगे आप लोग, ठीक है? तो आज हमने पढ़ा दिया अरबों का आक्रमण, अब अगला सेशन में हम पढ़ाएँगे अफ़गानों का आक्रमण, फिर उसके बाद मुगल सल्तनत यानी दिल्ली वंश शुरू हो जाएगा, दिल्ली डायनेस्टी शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो 712 ईस्वी में अरब से कौन आया था? अल हज्जाज के कहने पर अल हज्जाज के कमांडर आया था मोहम्मद बिन कासिम। उन्होंने सिंध के राजा ताहिर पर आक्रमण किया। आक्रमण करने पर उनकी मृत्यु करवा दिया। उसके बाद उनकी 2 पुत्रियों को अल हज्जाज के पास भेज दिया। अल हज्जाज के 2 पुत्रों का शादी करवा दिया उनके साथ, ठीक है। फिर भारत में पहला अरब शासक बन जाता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। आते ही उसने गोल्डन कॉइन चालू करवाया, खजूर की खेती शुरू करवाया, घोड़े लेके आया। फिर उसने जैसे शासक बन गया तो अब उसने सिक्का जारी किया। सिक्का कौन सा? सिक्का जारी किया गोल्डन कॉइन नाम का, मतलब दिरहम सिक्का चालू किया। फिर उसके बाद आता है जजिया कर को सर्वप्रथम किसने शुरू करवाया? तो वो मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू करवाया था, लेकिन महिलाओं, विकलांग और ब्राह्मणों पर छूट दिया, ठीक है। उसके बाद आता है ब्राह्मणों पर कौन लगाया था? ब्राह्मणों पर लगा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने, अकबर ने समाप्त किया और फिर से लागू किया औरंगजेब ने, और पूर्णतः भारत से समाप्त किया कौन था? फिरोज शाह रंगीला ने, ठीक है। फिरोज शाह रंगीला नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला।
फिर इसके बाद आता है कि अब बारी आता है, बहुत सत्ता संभाल लिया, अब इसकी मृत्यु की बारी आती है। तो अल हज्जाज के पास एक गलत सूचना पहुँचता है कि मोहम्मद बिन कासिम उनके 2 बहुओं के साथ गलत काम किया है, ठीक है? तो मोहम्मद बिन कासिम फरमान जारी करता है, अल हज्जाज फरमान जारी करता है कि मोहम्मद बिन कासिम तुम जहाँ हो दरबार में हो। जैसे ही दरबार में पहुँचते हैं, इन पर मृत्यु दंड यानी कैपिटल पनिशमेंट का दंड दे देता है और उसके तहत जब ये बेगुनाही साबित नहीं कर सकते तो इन्होंने अपना सिर को कलाम दिया, राजा के पास भेज दिया और यहाँ से हो जाता है कौन, मोहम्मद बिन कासिम का चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो अगला हम पढ़ेंगे वो हो जाएंगे कौन सा, तो अगला हम पढ़ेंगे अफगान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछता है यहीं से। तो अगला सेशन जरूर जोड़, अगले सेशन के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। हर शाम 6:30 बजे टारगेट स्टडी एग्जाम 100 की यूट्यूब चैनल पर मध्यकालीन मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो चुका है, अब मिडेवल यानी मध्यकालीन इतिहास चल रहा है और जैसे ही मध्यकालीन इतिहास समाप्त होगा वैसे ही हम एंसेंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास शुरू करेंगे और जैसे इतिहास का पूरा लौचड़ खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद हम ज्योग्राफी को समाप्त करेंगे। उसके बाद हम इंडियन पॉलिटी का एक 5-6 घंटे का वीडियो लाएंगे, उसके माध्यम से पूरा इंडियन पॉलिटी पढ़ा देंगे। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर में, चाहे आप भारत के कोई सा एग्जाम दे दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। IAS PCS का लिए छोड़ के बाकी भारत में जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसके लिए वो पर्याप्त है, ठीक है? बिहार और राजस्थान और अच्छे उसके लिए इंडियन पॉलिटी प्राप्त है, ठीक है? और हिस्ट्री भी ये हो रहा है आपका, इसके बाद ज्योग्राफी लेके आएंगे। जैसे ये सब खत्म हो जाएगा फिर आराम से GK पढ़ते रहेंगे या मैथ पढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। टारगेट स्टडी एग्जाम आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चैनल है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा है, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।